साल 1933 पूरी दुनिया में बहुत कुछ घट रहा था। नाजी ने जर्मनी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। हमारे देश में पाकिस्तान के लिए डिक्लेरेशन की मांग की जा रही थी। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये सारे न्यूज़ चर्चा का विषय थे। लेकिन बंगाल में, कलकत्ता में एक हत्या हुई जो कि इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। कारण सिर्फ ये हत्या नहीं थी। इस हत्या में इस्तेमाल हुए एक अनोखे मोडस ऑपरेंडी था। पहली बार हिस्ट्री में एक बायो वेपन का इस्तेमाल किया गया था पाकुर के राजघराने के वारिस की हत्या में। क्योंकि ये हत्या का तरीका इतना अनोखा था कि देश भर की न्यूज़ की नज़र इस पूरे हत्याकांड पर चली गई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो क्राइम टेल्स में। हम हैं अनीशा सिंह आनंद और क्राइम टेल्स के आज के एपिसोड में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं पाकुर के राजघराने के वारिस के हत्याकांड की। अमरेंद्र चंद्र पांडे, जो कि पाकुर के राजघराने के वारिस थे और साथ ही देवघर जमींदारी के भी वारिस थे। इनकी मौत 4 दिसंबर 1933 को होती है। लोगों में ये बातचीत होती है कि शायद फैमिली फ्यूड के कारण उनकी मौत हुई, लेकिन इस मौत के पीछे का रहस्य बहुत ही गहरा होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 नवंबर 1933 को, जब अमरेंद्र चंद्र पांडे अपने अर्दलियों के साथ हावड़ा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। उनको अपने घर पाकुर के लिए एक ट्रेन पकड़नी थी। वो ट्रेन का इंतज़ार कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनके बगल से एक आदमी शॉल ओढ़े हुए, जिसका चेहरा साफ नज़र नहीं आता, वो उनसे टकराता हुआ आगे बढ़ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंसान उनके बाजू से निकल के गया उसने उनके बाह पर कुछ तो चुभोया। वो फौरन चेक करते हैं और देखते हैं कि असल में उनके बाह पर कुछ चुभने का निशान था और साथ ही एक येलो कलर का लिक्विड का ड्रॉप भी था उनके बाजू पर। तो अमरेंद्र थोड़े परेशान हो जाते हैं। अपने आका को यूं परेशान देखकर उनके साथ चलने वाले अर्दली उनके पास पहुंचते हैं, पूछते हैं क्या हुआ आपको। तो वो बताते हैं कि कैसे एक इंसान ने उन्हें कुछ तो चुभोकर वो भीड़ में गायब हो गया। उनके अर्दली उनके कारण और परेशान हो जाते हैं। वो उनको सजेस्ट करते हैं कि फौरन हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब यहाँ एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, बिनुएंद्र पांडे। बिनुएंद्र पांडे अमरेंद्र पांडे के स्टेप ब्रदर थे। सभी जानते थे कि बिनुएंद्र की अमरेंद्र से बिल्कुल भी नहीं बनती। इनफैक्ट बिनुएंद्र पूरे फैमिली के ब्लैक शीप कहलाते थे। तो इस मौके पर वो अचानक से उपस्थित होते हैं और जब वो देखते हैं कि उनके स्टेप ब्रदर के आजू बाजू इतने सारे लोग हैं और उनकी सेवा सत्कार में लगे हुए हैं और वो एक पिन के चुभने से इतने परेशान होते हैं, तो वो उनको एक टॉन्ट मारते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है इस कारण से? तुम वीर लोगों के परिवार में जन्मे हुए लड़के हो और तुम एक सुई चुभने से इतने डर गए? मानो अमरेंद्र को ये बात घात कर जाती है। वो अगर सोच भी रहे होते हैं कि उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो इस कटाक्ष को सुनकर वो अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं और फिर बात आई गई हो जाती है। पाकुर के लिए ट्रेन आती है, सभी लोग उस ट्रेन में बैठते हैं और पाकुर के लिए चल देते हैं। लेकिन घर पहुंचकर यहाँ अमरेंद्र की हालत अब खराब होने लग जाती है। बहुत तेज बुखार उनको चढ़ जाता है। घर में नौकर चाकर उनके सेवा सत्कार में लग जाते हैं, होम रेमेडीज दी जाती है, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। तो ऐसे में एक डॉक्टर को घर पर ही बुलाया जाता है। ये डॉक्टर होती हैं डॉक्टर नलिनी रंजन सेनगुप्ता। ये बंगाल की बहुत ही बड़ी फिजिशियन होती हैं। तो वो जब अमरेंद्र चंद्र को एग्जामिन करती हैं तो वो भी नोटिस करती हैं कि उनके बाह पर एक नीडल मार्क है। उन्हें लग जाता है कि किसी ना किसी तरीके का इन्फेक्शन इन्हें ज़रूर हुआ है। तो फौरन उनका वो एक ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेती हैं और उस सैंपल को वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक लैब में भेज देती हैं। लेकिन तब तक अमरेंद्र की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रहती है। उनका हार्ट बीट आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गया रहता है।
डॉक्टर नलिनी समझ चुकी थी कि बात हाथ से आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में एक बार फिर एंट्री होती है बेनुएंद्र पांडे की, द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। बेनुएंद्र अपने कांटेक्ट के एक डॉक्टर को लेकर आता है और वो डॉक्टर एग्जामिन करता है अमरेंद्र को फिर से, और वो कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी दवा दारू से तुरंत ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 3 दिसंबर को अमरेंद्र कोमा में स्लिप कर जाते हैं और 4 दिसंबर 1933 को उनकी मौत हो जाती है। बेनुएंद्र न जाने कहाँ से फटाफट से एक डेथ सर्टिफिकेट भी जुगाड़ लेते हैं और यूं चुटकियों में अपने स्टेप ब्रदर का क्रिमेशन भी कर देते हैं। उसने मानो सारी की सारी तैयारियां करके रखी थी, लेकिन उससे एक चीज़ मिस हो गई थी। डॉक्टर नलिनी ने अमरेंद्र का वो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रखा था और उन्होंने उस सैंपल को एग्जामिनेशन के लिए एक लैब में भेज भी दिया था, और इस बारे में बेनुएंद्र को कोई ज्ञात नहीं था। हालांकि जब ये सब कुछ हो रहा होता है, यानी कि अमरेंद्र की मौत, उनका क्रिमेशन, तब तक ब्लड सैंपल के जो रिपोर्ट्स थे वो तब तक आए नहीं रहते। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के चीफ पैथोलॉजिस्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि अमरेंद्र का ब्लड सैंपल जो उनके पास आया था उसमें बहुत सारी मात्रा में एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था यर्सीनिया पेस्टिस। ये बैक्टीरिया ब्यूबोनिक प्लेग का बैक्टीरिया था, यानी कि अमरेंद्र की मौत ब्यूबोनिक प्लेग के बैक्टीरिया से हुई थी। सन 1890 के आसपास देश दुनिया में ब्यूबोनिक प्लेग ने अपना कहर बरसाया हुआ था। बंगाल भी उससे अछूता नहीं था। हालांकि जितनी तबाही ब्यूबोनिक प्लेग ने बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में की थी, बंगाल में उतना असर तो नहीं था, लेकिन फिर भी कई सारी मौतें हुई थी। लेकिन जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं वो साल था 1933। तब तक इस प्लेग का असर हमारे देश से तकरीबन खत्म हो चुका था। लेकिन अगर आज एक राजघराने के वारिस की मौत ब्यूबोनिक प्लेग के बैक्टीरिया से हुई है तो ये आम बात नहीं थी। ये बात जंगल के आग की तरह फैल चुकी थी। कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि एक राजशाही खानदान के वारिस की मौत ब्यूबोनिक प्लेग से हो गई, वो बीमारी जो कि कई दशकों से देश से खत्म हो चुकी थी। अगर इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया था इस मर्डर को अंजाम देने के लिए, मतलब कॉन्स्पिरेसी बहुत ही तगड़ी थी और बहुत ही डीप रूटेड थी, क्योंकि ये बैक्टीरिया कलकत्ता में यूं ही अवेलेबल नहीं था। क्योंकि सन 1896 में जब पूरा देश इस प्लेग के कहर से जूझ रहा था तो बम्बई के हैफकिन इंस्टीट्यूट में ही पहली बार इसके वैक्सीन को बनाया गया था, और वो भी बहुत ही हेविली गार्डेड तरीके से। और सन 1933 में भी ये बैक्टीरिया सिर्फ इस इंस्टीट्यूट में ही मौजूद था। तो अगर बंगाल में इस बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके एक हत्या की गई तो डेफिनेटली उसे बॉम्बे के हैफकिन इंस्टीट्यूट से ही स्मगल किया गया होगा, यानी कि कॉन्स्पिरेसी बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड थी। तो अमरेंद्र पांडे के एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव कमला प्रसाद ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि वो अपने चहीते मित्र के डेथ की कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। तो उन्होंने एक लिखित एप्लीकेशन दिया बंगाल की पुलिस को और उनको बोला कि इस डेथ की वो गहराई से जांच करें। तो इस लिखित एप्लीकेशन के बाद जनवरी 1934 को इस इन्वेस्टिगेशन की जांच शुरू होती है, और इस इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा कलकत्ता पुलिस के शरत चंद्र मित्र को जाता है। शरत चंद्र मित्र को बेनुएंद्र पांडे के ऊपर शक था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अमरेंद्र चंद्र के अंतिम दिनों में बेनुएंद्र कहीं से भी इम्पोर्टेंट मौके पर प्रेजेंट हो जाता था। सभी को मालूम था कि अमरेंद्र और बेनुएंद्र के बीच में पाकुर स्टेट को लेकर और देवघर जमींदारी को लेकर आपसी रंजिश चल रही थी। और साथ ही जब ये केस निकलकर सामने आया और जब एक लिखित एफआईआर दर्ज हुआ तो बेनुएंद्र अचानक से मौके पर से गायब हो गया। तो यहाँ इसके ऊपर शक और भी ज़्यादा गहरा गया। बेनुएंद्र के पीछे एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया और फाइनली आसनसोल रेलवे स्टेशन से बेनुएंद्र को अरेस्ट किया गया। बेनुएंद्र पुलिस की कस्टडी में तो था,
लेकिन वो इस बात से पूरी तरीके से इनकार कर रहा था कि उसने अपने भाई के हत्या में उसका कोई हाथ है। लेकिन बिनुएंद्र के सर्कल में शरत चंद्र को पता चला कि एक डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, और इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य। तो शरत चंद्र ने जब इस डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि इस डॉक्टर की डिग्री भी काफ़ी डूबियस है। वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो एक्चुअली एक लैब असिस्टेंट था। कलकत्ता में एक डॉक्टर उकिल के लैब में ये एज अ लैब असिस्टेंट काम कर रहा था। इनफैक्ट डॉक्टर उकिल के रेफरेंस के थ्रू ही इस डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य ने बॉम्बे ट्रैवल किया था, और उनके रेफरेंस लेटर के थ्रू उसने बॉम्बे के हैफकिन इंस्टीट्यूट में एक रिसर्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर एंट्री पाली थी। अब ये बात जब शरत चंद्र को पता चलती है तो डॉक्टर तारानाथ उनके स्कैनर में आ चुका होता है। और आपको बता दें कि बॉम्बे का हैफकिन इंस्टीट्यूट वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे साल 1896 में प्लेग का पहला वैक्सीन बनाया गया था। लेकिन इतना कुछ काफ़ी नहीं था एक मजबूत केस बनाने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी था ये जानने के लिए कि आखिर उतने हेविली गार्डेड एरिया में, उतने हेविली गार्डेड इंस्टीट्यूट में तारानाथ भट्टाचार्य को एंट्री आखिर मिली कैसे। तो यहाँ एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, जिनका नाम था डॉक्टर शिवपता भट्टाचार्य, कलकत्ता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान थे और इनफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखते थे कि उनकी लिखी हुई चिट्ठी के थ्रू कोई भी इंसान किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में एंट्री पा सकता है। तो इन्हीं के इन्फ्लुएंस के थ्रू डॉक्टर तारानाथ को हैफकिन इंस्टीट्यूट में एंट्री मिल जाती है। तो डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य हैफकिन इंस्टीट्यूट से फाइनली उस बायो वेपन को कल्टीवेट कर लेता है, उसे स्मगल करके कलकत्ता ले आता है। अब इस पूरे प्लानिंग का नेक्स्ट फेज था कि कैसे उस बायो वेपन का इस्तेमाल करके अमरेंद्र की बॉडी में उसे ट्रांसफ़र करना। उन्होंने इस काम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, लेकिन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी ये पता चला ही नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर आखिर था कौन। वो जो उस भीड़ में शामिल होकर खोया, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। बहुत ही गहन इन्वेस्टिगेशन के बाद शरत चंद्र और उनके एसोसिएट ने छोटे छोटे पजल्स के पीसेस को जोड़कर, पेपर ट्रेल्स को जोड़कर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाया और बिनुएंद्र और डॉक्टर तारानाथ को फर्स्ट डिग्री मर्डर के तहत चार्ज किया। जब इस मामले का पूरे तरीके से खुलासा हुआ तो पूरे देश भर की, दुनिया की मीडिया इस केस के ऊपर नज़र गड़ाए बैठी थी। टाइम मैगजीन ने भी अपने 25 फरवरी 1935 के एडिशन में इस केस के ऊपर एक फुल लेंथ आर्टिकल लिखा था, जिसका नाम था मर्डर विथ जर्म्स। ये अपने आप में एक अनोखा सा केस था। पहली बार एक बायो वेपन का इस्तेमाल किया गया था किसी की हत्या करने के लिए। और फाइनली बिनुएंद्र पांडे और तारानाथ भट्टाचार्य को 1936 में कन्विक्ट किया गया और अंडमान के जेल में डाल दिया गया। कई सालों तक वो अंडमान के जेल में बंद रहे, लेकिन मानो किस्मत को एक बार फिर उनका साथ देना था। जब 11 साल के बाद देश को आज़ादी मिली तो अंडमान जेल में बंद कई सारे कैदियों को भी रिहाई मिल गई। हालांकि बेनुएंद्र पांडे जो उस समय इस जेल में बंद था, वो पॉलिटिकल प्रिजनर तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसको इस रियायत में रियायत मिल गई। अंडमान की जेल से रिहा होकर वो पाकोर स्टेट वापस तो आ जाता है, अपने घर वालों के बीच वापस तो आ जाता है, लेकिन कहा जाने लगा कि उसकी मेंटली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने ही घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हो जाता था। इनफैक्ट कई बार गन फाइट्स में भी इन्वॉल्व हो जाता था, किसी के भी ऊपर कभी भी अटैक कर देता था। ऐसे ही एक दिन उसने अपने घर वालों को बंधक बना लिया और हथियार से लैस होकर सबको ये धमकी देने लगा कि वो खुद को भी मार लेगा और घर में जितने भी लोग हैं उनको भी वो मौत के घाट उतार देगा।
मामला हाथ से बाहर निकल ही जाता कि तभी पुलिस दबिश देती है और एक क्रॉस फायरिंग होती है और उसमें बिनोएंद्र ढेर हो जाता है। तो इस तरीके से पाकुर एस्टेट की दीवारें रक्त रंजित हो जाती हैं। तो ये थी कहानी दुनिया के पहले बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके किए गए एक मर्डर मिस्ट्री की। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्रेडेंस स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट एपिसोड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे हम लोग फिर एक नई कहानी के साथ क्राइम टेल्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।